नमस्कार साथियों। गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट यांत्रिकी में घूर्णी निर्देश तंत्रों और कोरियोलिस बल के बारे में। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहे किसी पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर यदि कोई पिंड ऊपर से गिराया जा रहा है, पृथ्वी की ओर यदि वो गिर रहा है, तो पृथ्वी की गति के कारण जो लगने वाला कोरियोलिस बल है उस पिंड पर कितना लगता है, किस दिशा में लगता है, किस प्रकार लगता है। इसके लिए हम मानेंगे कि मान लीजिए पृथ्वी के सतह पर लैम्डा अक्षांश पर कोई बिंदु है P। उस बिंदु P से h ऊंचाई पर कोई मीनार है या कोई हेलीकॉप्टर है, कोई हवाई जहाज है, उसके ऊपर से वहां से m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। अब यदि कण स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि उसे सिर्फ छोड़ा गया है, कोई वेग नहीं दिया गया। तो अब वो पृथ्वी की ओर लैम्डा अक्षांश के बिंदु P पर आ रहा है गिरता हुआ। अब जैसे जैसे वो गति करता हुआ आ रहा है, उसकी स्पीड, उसकी जो गति है, उसका जो वेग है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो पृथ्वी की सतह पर आता जाएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा और पृथ्वी की सतह पर टकराने से पूर्व उसका वेग सर्वाधिक हो जाएगा। तो वो पिंड v डैश वेग से ऋणात्मक z डैश दिशा में अर्थात माइनस k डैश के एकांक सदिश की ओर गिर रहा है, अर्थात वो इस दिशा में आ रहा है। और इस दिशा में जो दिशा है वो होगी z डैश दिशा, z डैश की ऋणात्मक दिशा, z डैश की भी ऋणात्मक दिशा, जिसे हम कहेंगे माइनस k डैश के। तो जो वेग है उसकी जो दिशा है v डैश वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v डैश k डैश k। इसको हम एक समीकरण नाम दे देते हैं। यदि जिस स्थान पर वो कण या पिंड गिरने वाला है उस स्थान के जो अक्षांश हैं, जो कोणीय वेग है उसका घटक, वहाँ पर अक्षांशों के अनुदिश ओमेगा जो है वो ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश के ओमेगा साइन लैम्डा के डैश के होगा। ये हमने पिछले वीडियो में निकाला था, ये ओमेगा के घटक है। यहाँ पर ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश के प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश के। ये ओमेगा का मान होगा जिस स्थान पर कण जो है वो गिरा गया है। तो हमारे पास v डैश है अर्थात वेग है और कोणीय वेग भी है। कोणीय वेग है जो निर्देश तंत्र के लिए है और v डैश जो है वो कण के लिए। दोनों के मान यदि हमारे पास है तो जो पिंड गिर रहा है उस पर कोरियोलिस बल कितना होगा इसका मान हम निकाल सकते हैं। Fc वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर। दोनों का मान जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ओमेगा वेक्टर का मान है ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप डैश क्रॉस माइनस v डैश के कैप डैश। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर k डैश वेक्टर है, k डैश कैप है और यहाँ है k डैश कैप। k डैश कैप और k डैश कैप सेम वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, बचा सिर्फ ये j कैप डैश और k कैप डैश। j कैप डैश और k कैप डैश का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो i कैप डैश है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट i डैश कैप आएगा, जो कि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव भी आएगा। यहाँ पर ये k कैप डैश जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव भी आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव था जो कोरियोलिस फोर्स की इक्वेशन के अंदर ही है। ये दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो मान हमारे पास बचेगा वो हो जाएगा 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा i डैश के। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है Fc वेक्टर की 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा i डैश के पॉजिटिव में है
और आई कैप डैश पॉजिटिव का अर्थ है पूर्व दिशा। चूंकि हमने आई डैश या एक्स दिशा को पूर्व दिशा माना था, वाई डैश या जे कैप डैश को उत्तर दिशा माना था। जे कैप डैश को उत्तर दिशा और जो के कैप डैश है वो थी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यहाँ पर हमारे पास समीकरण में केवल आई कैप डैश है अर्थात उत्तर दिशा है। इसका अर्थ है कि जो बल हमारे पिंड पर लगेगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। इसका अर्थ है कि यदि ऊपर से ऊर्ध्वाधर से पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड गिराया जाए तो वो अपनी दिशा से भटक जाएगा और पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाएगा, अर्थात अपनी मूल स्थिति पर आने के बजाय पूर्व दिशा में थोड़ा सा हट जाएगा। ये सदैव ऐसा ही होगा क्योंकि ये पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गिराया जा रहा है। अब साथ ही क्या होगा कि चूंकि शुरुआत में जब हम पिंड को छोड़ेंगे तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो तो शून्य होगा, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पिंड नीचे गिरता जाएगा तो उसके वेग में भी बढ़ोतरी होगी। अब चूंकि यहाँ पर वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वी डैश वेक्टर वी डैश है यहाँ पर परिमाण है, तो जैसे जैसे v का परिमाण बढ़ेगा वैसे वैसे f का परिमाण भी बढ़ेगा। f का परिमाण बढ़ेगा तो बल अधिक लगने लगेगा। इसके कारण जो पूर्व दिशा में हटने वाली जो स्थिति है वो भी बढ़ने लगेगी। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब पिंड को गिराया नहीं गया है तो उसे O बिंदु पर गिरना है। यहाँ से जब पिंड छोड़ा जाएगा तब उसका वेग जो है वो शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है और वो यहाँ पर गिरना चाहिए। परंतु जैसे ही उसे नीचे छोड़ा जाएगा वो पूर्व दिशा की ओर हटने लगेगा, ईस्ट में हटने लगेगा, और जैसे जैसे उसका वेग बढ़ने लगेगा वैसे वैसे उस पर लगने वाला बल Fc अर्थात कोरियोलिस बल भी बढ़ने लगेगा। तो अंततः जब वो गिरेगा तो उस पर अधिकतम कोरियोलिस बल लगेगा और यहाँ पर टकराने के बजाय वो इतने अधिक विस्थापन पर यहाँ आकर टकराएगा। अब हम ये पता करते हैं कि जो कोरियोलिस बल है उसके कारण जो विस्थापन हमें प्राप्त हुआ x डैश वो कितना होगा। हमें ये तो पता लग गया कि वर्टिकल से जब हम z दिशा से कोई पिंड गिराएंगे तो अपनी मूल स्थिति पे नहीं गिरेगा, पूर्व दिशा की ओर हट जाएगा। कितना हटेगा, कितना विस्थापन उसमें आएगा, अपनी मूल स्थिति से विस्थापन कितना आएगा, इसको पता करने के लिए हम गति के समीकरण का उपयोग करेंगे। तो F का मान, बल का मान ये है हमारे पास। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये रहा m द्रव्यमान और यह रहा d2x डैश बाई dt स्क्वायर त्वरण। और ये बल जो है वो किसके बराबर होगा, कोरियोलिस बल के बराबर 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा। तो ये गति की समीकरण है न्यूटन के द्वितीय नियम से। x डैश अक्ष के अनुदिश कि कितना गति कर रहा है, कितना हट रहा है, उसके अनुदिश गति का समीकरण हो जाएगा m d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा। अब चूंकि कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है तो t समय पर, किसी समय t पर अगर हम कण का ऊर्ध्वाधर या उदग्र वेग v डैश निकालना चाहें तो कितना होगा। गति की पहली समीकरण है v इक्वल टू u प्लस at। अब v है यहाँ पर v डैश, u अर्थात प्रारंभिक वेग जो कि शून्य था। प्रारंभिक वेग हमने जब कण को गिराया था तो कोई वेग नहीं दिया अर्थात u इक्वल टू 0 है। तो v इक्वल टू u प्लस at में u तो 0 हो गया। अब a का मान क्या है, यहाँ पे a तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन a पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, v डैश इक्वल टू gt हो जाएगा। ये गति के पहले समीकरण से v डैश का मान किसी समय t पर है। तो यहाँ पर जो कण है उसके लिए हमने किसी समय t पर v का मान निकाल लिया। तो इस समीकरण में जब हम v डैश का मान पुट करेंगे, v डैश इक्वल टू gt,
m दोनों तरफ से हमने हटा दिया। अब ये समीकरण हमारे पास है जिसमें एक चर है अपने पास x डैश और एक चर है t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण का समाकलन करेंगे। जैसे ही समाकलन करेंगे हम इस त्वरण से वेग पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि त्वरण d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर है। इसका जैसे हम समाकलन करेंगे तो हम वेग पर पहुंचेंगे। तो इस पद का जो LHS का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा dx बाई dt। तो समय के सापेक्ष हमने इसका समाकलन कर दिया, तो d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर का समाकलन dx डैश अपॉन dt हो गया। इस तरफ का समाकलन में 2g ओमेगा और cos लैम्डा ये सभी कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट बचे रहेंगे। 2g ओमेगा cos लैम्डा वैसे के वैसे बचे रहेंगे और t का जो समाकलन है वो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समाकलन नियतांक यहाँ पर c1 आ जाएगा। c1 समाकलन नियतांक है जिसका मान हम प्रारंभिक स्थितियों से पता करेंगे। प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 हम तब मान रहे हैं जब हम कण को गिराने की स्थिति में होते हैं, गिराते नहीं है पर जब हम गिराने वाले होते हैं, तो जब गिराने वाले होते हैं उस स्थिति में t बराबर 0 पर यहाँ वाली स्थिति में पूर्व की ओर वेग कितना होता है, 0। क्योंकि पूर्व की ओर क्यों नहीं मुड़ा, क्योंकि उसे कोई वेग प्राप्त नहीं हुआ। जब हमने उसे गिराया ही नहीं तो वो पूर्व की ओर कोई वेग प्राप्त नहीं करेगा, और इस स्थिति में पूर्व की ओर वेग dx डैश बाई dt का मान 0 होगा। ये पूर्व की ओर वेग है। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इन ईस्ट dx डैश बाई dt इज इक्वल टू 0। जब दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो c1 इक्वल टू 0 होगा। तो dx डैश बाई dt की वैल्यू पुट यहाँ पर हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो c1 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। dx डैश बाई dt इक्वल टू g ओमेगा t स्क्वायर cos लैम्डा बचा। ये आ गया वेग का मान। dx डैश बाई dt वेग है। हमें प्राप्त करना है विस्थापन। विस्थापन के लिए हमें इसका एक बार फिर से समाकलन करना पड़ेगा और उससे हमें प्राप्त होगा, इस पद के समाकलन से हमें प्राप्त होगा x डैश। यहाँ पर g और ओमेगा वापस से कांस्टेंट है, cos लैम्डा वापस से कांस्टेंट है, t स्क्वायर है चर, तो t स्क्वायर का समाकलन होगा 1/3 t क्यूब। समाकलन नियतांक c2 का मान फिर से हमें पूर्व स्थितियों से, प्रारंभिक स्थितियों से निकालना पड़ेगा। प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 था, हम वापस से उसी स्थिति की बात करेंगे जब t इक्वल टू 0 था, तो x डैश इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब हमने पिंड को गिराया ही नहीं t इक्वल टू 0 पर, तो x डैश इक्वल टू 0 तो प्राप्त होना ही है। जब गिराया ही नहीं तो उसमें x डैश विस्थापन क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि उसमें विस्थापन तो तब होगा जब कोई कोरियोलिस बल लगेगा। कोरियोलिस बल तब लगेगा जब वो नीचे गति करना शुरू करेगा। अब t इक्वल टू 0 पर उसे कोई वेग नहीं मिला, कोई वेग नहीं मिलने के कारण उस पर कोरियोलिस बल नहीं लगा, और कोरियोलिस बल नहीं लगने के कारण उसने x दिशा में कोई विस्थापन प्राप्त नहीं किया। तो प्रारंभिक स्थिति अर्थात t इक्वल टू 0 पर x दिशा में कोई विस्थापन नहीं होगा। तो t इक्वल टू 0 पर x डैश इक्वल टू 0, और ये दोनों चीज़ें जब 0 हो जाएगी, x डैश इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो c2 का मान फिर से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x डैश का मान बचेगा 1/3 g ओमेगा t क्यूब cos लैम्डा। ये x डैश है, अर्थात विस्थापन कितना होगा? विस्थापन का मान होगा 1/3 g ओमेगा t क्यूब cos लैम्डा। ये डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे और t पे। जितना अधिक समय ट्रिप होगी, पिंड की ट्रिप जितनी अधिक लंबी होगी, विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा, और ये चीज़ लैम्डा पर भी डिपेंड कर रही है। तो इस समीकरण से हम पता कर सकते हैं कि पिंड जो की ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है वो x डैश दिशा में कितना विस्थापन प्राप्त करेगा, पूर्व दिशा में कितना विस्थापन प्राप्त करेगा।
अब उत्तरी गोलार्ध में तो ये सारी चीज़ें पूर्व दिशा की ओर होगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो वो पश्चिम दिशा में होगा। अब यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, यदि पिंड जो है वो h ऊंचाई से गिर रहा है, जहां हमने मीनार ली है या कोई हेलीकॉप्टर लिया है, यदि उसकी ऊंचाई h है तो गति के दूसरे समीकरण से h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। अब यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर में u तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि u तो है प्रारंभिक वेग जो हमने दिया ही नहीं। तो जो गति की दूसरी समीकरण है वो घट के इतनी रह जाएगी, h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं √2h/g। यहाँ से t की वैल्यू √2h/g हो जाएगा। ये t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर पुट करने से x डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2 g ओमेगा cos लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। ये विस्थापन का मान h की फॉर्म में, समय की फॉर्म में ना होके ऊंचाई की फॉर्म में। तो इस समीकरण से हम आसानी से विस्थापन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, प्रारंभ में कोई विस्थापन नहीं, पर जैसे ही समय गुजरता जाएगा कण का, पिंड का वेग बढ़ता जाएगा, कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण वो पिंड पूर्व दिशा की ओर विस्थापन प्राप्त करेगा। यदि पिंड की ऊंचाई अत्यधिक है तो समीकरण से हम देख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई के लिए x डैश का मान भी अधिक प्राप्त होगा। तो अधिक ऊंचाई से गिराने पर विस्थापन भी अधिक होगा। एक उदाहरण से हम इसका उपयोग देख सकते हैं। इसे जो हमने जो कैलकुलेशन की उसका उपयोग देख सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में एक वस्तु है 100 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है नीचे, 60 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर विक्षेप जो है वो उसका परिक्रमण करना है। अक्षांश का मान है जहाँ पर वस्तु जो है फेंकी जा रही है, गिराई जा रही है, वो 60 डिग्री अक्षांश पर है, लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री। तो कैलकुलेट करते हैं कि वस्तु ने पूर्व दिशा में कितना विक्षेप प्राप्त किया। पृथ्वी का कोणीय वेग हमें पता है 7.29 इंटू 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड। विस्थापन हमें पता ही है 2/3 h ओमेगा cos लैम्डा √2h/g। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। x का मान पता करने के लिए h का मान 100 मीटर ऊंचाई, ओमेगा का मान 7.29 इंटू 10⁻5 रेडियन पर सेकेंड, cos लैम्डा का मान है 60 डिग्री, h का मान वापस से 100 मीटर, g का मान हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो जैसे ही चीज़ों को हमने यहाँ पे पुट किया तो x का मान, विस्थापन का मान आया 0.011 मीटर। अर्थात अगर हम 60 डिग्री अक्षांश पर किसी पिंड को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराएं तो वो अपने लक्ष्य पर न गिर के पूर्व दिशा में 0.011 मीटर का विस्थापन प्राप्त करेगा। अर्थात वो अपने लक्ष्य से चूक जाएगा। वो पूर्व दिशा में 100 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर पूर्व दिशा में 0.011 मीटर का विक्षेप प्राप्त करेगा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पिंड हम पृथ्वी से ऊपर फेंकें और ऊपर जाके फिर वो नीचे आए तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है।